हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये क्लास 12 का पार्ट एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट का ये फर्स्ट चैप्टर है ना। क्लास 12 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें कुछ बात समझना ये है कि ये पढ़ने के पहले तुम्हें क्लास 11 का कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग पता होना चाहिए, आइसोमेरिज्म के बारे में पता होना चाहिए, है ना। कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म्स, जैसे तुमने पढ़ा होगा व्हाट इज़ कार्बोकैटायन, व्हाट इज़ कार्बन आयन, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, व्हाट आर इंडक्टिव इफेक्ट, ये पढ़ा होगा तुमने, है ना। तो ये सभी चीज़ों को एक बार फिर से तुम, अगर अभी याद नहीं है, एक बार फिर से क्लास 11 के बुक से या फिर जहाँ पे मैंने पढ़ाया था उसको एक बार देख लो, क्योंकि उन सभी का एप्लीकेशन अभी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाला है। ठीक है, इवन क्लास 11 के बहुत सारे रिएक्शंस जो है ये तुमको क्लास 12 में भी मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि क्लास 12 का ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के पहले एक बार क्लास 11 के ऑर्गेनिक को पूरा एक बार पढ़ लो, उसके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको समझ लो, है ना। जैसे कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आते थे ना, कार्बोकैटाइंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स, ये सब पढ़ लो। उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है वो पढ़ लो, है ना। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है पढ़ लो, सेट्ज़ेफ रूल क्या है पढ़ लो। तो मैं एक बार बोलूँगा कि एक बार क्लास 11 के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ के पढ़ लो, तब जाकर के क्लास 12 में हमें बहुत ही आसानी होगी। अगर तुम्हें नेमिंग ही नहीं पता है, आईयूपीएसी ही नहीं पता है, तो तुम आगे नेमिंग करोगे कैसे। बहुत जगह हम लोग यहाँ पे कॉमन नेम का भी यूज़ करेंगे। तो मैंने क्लास 11 में जो तुम्हारे पास आईयूपीएसी, कॉमन नेम और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का कॉन्सेप्ट्स दिया था, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, रेजोनेंस हुआ, इन सभी चीज़ों को और जो रिएक्शंस पढ़ाए थे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड बेंजीन्स का, इन सब एक बार अब पढ़ लो। तब हम लोग चलो स्टार्ट करेंगे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स में क्या होता है, सपोज कर लो हेलो एल्केन्स। अब देखो हेलो एल्केन्स एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, है ना। लेकिन तुम्हें क्लास 11 का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक करने के पहले तुम्हें क्लास 11 का नॉलेज होना चाहिए। हेलो एल्केन्स, सपोज कर लो ये तुम्हारा, ये क्या है, दिस इज एल्केन, ये एल्केन है ना। सपोज आर इज व्हाट, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मान लो CH3 एंड H, मतलब ये क्या हुआ CH4। दिस इज मीथेन, मतलब ये है तो एल्केन ना। एल्केन के एक हाइड्रोजन को अगर हमने रिप्लेस करके हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे हैलोजन को ऐड कर दिया, हैलोजन को ऐड कर दिया, सो दिस बिकम्स हेलो एल्केन। एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगा दिया, सो दिस बिकम्स व्हाट, हेलो एल्केन। सिमिलरली ये जो बेंजीन है, एरिन्स है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया और उसमें हमने क्या कर दिया, एक हैलोजन को ऐड कर दिया, हैलोजन को एक ऐड कर दिया, दिस बिकम्स व्हाट, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है, एल्काइल हैलाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एराइल हैलाइड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी एक बात समझने का है क्या, ये जो मान लो ये CH3 ही होता, मान लो ये एल्काइल ग्रुप क्या है, आर इज व्हाट, एल्काइल ग्रुप ना। एल्काइल ग्रुप कौन सा वाला एल्काइल ग्रुप है, सपोज मिथाइल है, ये किसके साथ लगा है, किसी हैलोजन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो इन हेलो एल्केन्स द हैलोजन एटम, इन हेलो एल्केन्स द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, सो हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स। बट इन केस ऑफ हेलो एरिन्स, यहाँ पे भी तो कार्बन है ना, देखो ना, ये सब जगह पे तो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये हैलोजन इस कार्बन से लगा हुआ है ना, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। सो इन केस ऑफ हेलो एरिन्स, हैलोजन एटम इज लिंक्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एकदम सा बेसिक सा था, बेसिक सा नॉलेज कि व्हाट इज हेलो एल्केन्स एंड व्हाट इज हेलो एरिन्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स
जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में मिलेंगे फर्स्ट पेज में। तो वो इंफॉर्मेशन को हमें याद करके रख लेना, याद ज़रूर करना है कि हेलो एल्केन्स का एंड हेलो एरिन्स का क्या क्या कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ क्लोरामफेनिकॉल। तुमने देखा होगा, एनसीईआरटी का बुक खोलो और एक बार पढ़ लेना थोड़ा, कुछ जो जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स है मैं उसका नाम बता रहा हूँ। लिखो सम इम्पॉर्टेंट, so now we will discuss some important compounds belonging to this group, means haloalkanes and haloarenes, है ना। So first compound is chloramphenicol. What is chloramphenicol? Chloramphenicol is chlorine containing antibiotic. Obviously antibiotic समझ रहे हो, मेडिसिन से रिलेटेड मेडिसिन है कुछ, है ना। सो व्हाट इज क्लोराम्फेनिकॉल? दिस इज क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक एंड दिस क्लोराम्फेनिकॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड दिस एंटीबायोटिक इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। ठीक है, तो ये कुछ यूज, क्लोराम्फेनिकॉल का यूज हमने जान लिया, उसमें क्या मेन प्रिंसिपल कंपाउंड है वो जान लिया, कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये पता कर चल गया हमें, है ना। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें पढ़ना है, दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जानते ही होगे, व्हाट इज थायरॉक्सिन? दिस इज आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। थायरॉक्सिन इज व्हाट? दिस इज आयोडीन containing hormone, right? What is iodine? This is iodine containing hormone and this is produced by our body, ठीक है, this is produced by our body. Its deficiency causes what? बोलो, तुमको पता होगा, पढ़ा होगा तुमने, इस deficiency causes goiter, देखा होगा तुमने, है ना। फीमेल पेशेंट्स में ये फीमेल में, इंडियन फीमेल्स में ये बहुत ही इसका प्रिवलेंस हाई होता है, गले में देखना फूल जाता है, दैट इज गोइटर। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस थायरॉक्सिन, सो थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी कॉजेस goiter. And what is thyroxine? This is iodine containing hormone. So these two compounds are natural compounds, right? These are not artificial, these are natural compounds, है ना। तो ये दो कंपाउंड हमें नेचुरल कंपाउंड पढ़ना है बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस नाम याद रखना है और क्या क्या यूज होता है। सम सिंथेटिक कंपाउंड, वी विल डिस्कस नाउ सम सिंथेटिक कंपाउंड्स, सम सिंथेटिक कंपाउंड्स। ये इंफॉर्मेशन है, याद रख लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो हमें इस बात को याद कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड इज क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, व्हाट इज क्लोरोक्विन? ठीक है, ये भी एक क्लोरीन कंटेनिंग एक एंटीबायोटिक है, जिसमें तुमको दिख रहा है, दिस इज क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विन कहाँ पे यूज होता है? क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। एक नाम तुमने बहुत फेमस सुना होगा अभी कोरोना के टाइम पे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये उसका ही डेरिवेटिव है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसका ही डेरिवेटिव है ना। अभी कोरोना के टाइम पे पहले बहुत ज़्यादा इसका डिमांड हुआ था, फिर बाद में उतना इफेक्टिव नहीं पता चला। एनीवेज, तो क्लोरोक्विन एंड और एक कंपाउंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, दिस आर ऑल व्हाट? सिंथेटिक कंपाउंड्स। एक और कंपाउंड आएगा हैलोथेन, बस इंफॉर्मेशन में लिख वीडियो को पॉज करके सारा एक बार में लिख लेना। हैलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, है ना, ड्यूरिंग सर्जरी। यूज्ड कहाँ पे होता है? सर्जरी के टाइम पे यूज होता है, एनेस्थेटिक एजेंट है। दिस इज हैलोथेन इज एन एनेस्थेटिक एजेंट यूज ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी करने के टाइम पे बेहोश होश करने के काम में आता था, ये पहले यूज़ होता था, अभी उसका मॉडिफिकेशन आ गया है, दूसरा कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं एज एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है, एक और कंपाउंड आता है फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। इसका यूज़ क्या होता है? तो दिस इज यूज्ड एज ब्लड सब्सटीट्यूट, है ना। This is used as blood substitute. This is used as blood substitute.
सो स्टूडेंट्स ये सभी नाम को एक बार जान लो कि व्हाट इज क्लोरमफेनिकॉल, इसमें कंपाउंड कौन सा हेलोजन होता है, व्हाट इज थायरोक्सिन, इसमें कौन सा हेलोजन होता है, क्लोरोक्विन का यूज़ क्या है, हेलोथेन का यूज़ क्या है, व्हाट इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, है ना, दिस इज ब्लड सब्स्टिट्यूट। तो ये सब थोड़ा एक बार पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। अब हम लोग इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जाने वाले हैं। अब हम लोग आस्ते आस्ते क्लासीफाई करेंगे, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन, फिर उसका प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिख लो एक बार। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना हेलोजन एटम है। फॉर एग्जांपल देखो CH3X। अच्छा X क्या है ये तो समझ में आ रहा है, व्हाट इज X? X इज हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जनरली यहाँ पे देखोगे फ्लोरीन का एंड आयोडीन का जो यूज़ होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन का यूज़ कम इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर हाईली रिएक्टिव, बहुत विगरस होता है, एक्सप्लोशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, एंड आयोडीन उतना स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से हम लोग नहीं यूज। लेकिन हमें X मतलब ये समझना है क्या, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। CH3X मान लो ये कंपाउंड है। अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में एक हेलोजन है, सो दिस इज कॉल्ड मोनो हैलाइड। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोनो हेलो हैलाइड या फिर मोनो हेलो एल्केन्स, जो भी बोलो, मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो ऐसा एक कंपाउंड है CH2X, तो ये डाई हेलो एल्केन, दो हेलोजन आया, सो डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स का हम लोग एक और क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। सपोज कर लो CH2X, CHX एंड CH2X। एक ही कंपाउंड में तीन हेलोजन है, एक ही कंपाउंड में तीन हेलोजन है, सो दिस विल बी व्हाट? ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली हेलो एरिन्स के केस में, हेलो एरिन्स के केस में मान लो एक हेलोजन है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज मोनो हेलो एरिन्स, मोनो हेलो एरिन्स। बहुत इजी सा चीज़ है, समझ में आ रहा होगा, फिर भी पढ़ लो, ज़रूरत आ सकता है। मान लो ये हेलोजन, एक और हेलोजन है, हो सकता है ऑर्थो पोजीशन पे हो या फिर मेटा पे हो, पैरा पे, कहीं पे मैंने मान लो पैरा पे ले लिया, सो दिस इज कॉल्ड एज डाई हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स। मान लो तीन हेलोजन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस विल बी कॉल्ड एज ट्राई हेलो एरिन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एकदम बहुत ही एकदम सिंपल सा क्लासिफिकेशन था ये। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना हेलोजन एटम है, अगर एक है तो मोनो हेलो एल्केन्स, दो है तो डाई हेलो एल्केन्स, तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन्स। और अगर एरिन्स में एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एरिन्स, एरिन्स में दो हेलोजन है तो डाई हेलो एरिन्स। सिमिलरली ये क्या होगा? हाँ, ट्राई हेलो एरिन्स। अब इसके बाद हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे मोनो हेलो एल्केन्स का या फिर मोनो हेलो एरिन्स का। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, लिख लो, टॉपिक लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एरिन्स, मोनो हेलो एल्केन्स एंड हेलो, जो भी है। जैसे ये वाला देखो CH3, CH2 एंड X, CH3, CHX, CH3 और एक CH3, CH3 एंड CH3 एंड X। एक काम करते हैं,
अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही समझते हैं। ये देखो, ये तीनों में एक ही हैलोजन एटम है, एक हैलोजन, इसमें भी एक हैलोजन एटम, इसमें भी एक हैलोजन एटम, इसमें भी एक ही हैलोजन एटम। सो ऑल दीज थ्री आर मोनो हैलो एल्केन्स, राइट। अभी इसमें देखो, ये जो हैलोजन एटम है किस कार्बन से लगा है? इस कार्बन एटम से लगा हुआ है। ये हैलोजन एटम इस कार्बन एटम से लगा, और ये कार्बन एटम डायरेक्टली कितने से लगा हुआ है? सिर्फ एक से लगा हुआ है। ये कार्बन एटम जो हैलोजन एटम से लगा है, ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक से लगा हुआ है। सो दिस इज 1 डिग्री या फिर प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन। दिस इज व्हाट? प्राइमरी या फिर 1 डिग्री मोनो हैलो एल्केन्स। सिमिलरली इसका तुम लोग खुद से बताओ, ये हैलोजन एटम जिस कार्बन से लगा है उसको स्टार मार्क कर लिया हमने। ये हैलोजन एटम जिस कार्बन से लगा है उसको स्टार मार्क कर लिया। अब ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से अटैच्ड है। सो दिस इज सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, जो भी बोलो, हैलो एल्केन। ठीक है। सिमिलरली ये जो हैलोजन एटम है जिस कार्बन से लगा है, हम लोग उसको स्टार मार्क कर लेंगे। वो कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से लगा हुआ? 1, 2 एंड 3 से लगा हुआ है ना। सो दिस विल बी बिकम दिस विल बी और टर्शियरी और 3 डिग्री हैलो एल्केन्स, राइट। तब ये बताओ ये क्या होगा? ये कितना डिग्री है? बहुत सिंपल है, ये हैलोजन एटम इस कार्बन से लगा, हमने स्टार मार्क कर लिया, और ये कार्बन डायरेक्टली इसी से, सिर्फ इस वाले से लगा है, एक ही कार्बन से लगा हुआ, सिर्फ इससे लगा हुआ है, मतलब एक कार्बन एटम से। सो दिस इज 1 डिग्री और प्राइमरी हैलो एल्केन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है अभी, है ना? एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर को, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, कहीं ना कहीं सभी का एप्लीकेशन होगा। सो ये नहीं सोचना यार ये तो इजी, इसको नहीं करने से भी चलेगा, ऐसा नहीं। एक एक टॉपिक में एक एक छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें भी एक एक टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये मोनो हैलो एल्केन्स का हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह हमने नाम दे दिया, है ना। अब इसका अगर नेमिंग करना होता तो नेमिंग क्या करते हम लोग? इसका नेमिंग खुद से कर लेना, है ना। अगर ये मान लो ब्रोमीन है, मान लो ये वाला क्लोरीन है ना, ये मान लो क्या है मेरे पास, ये वाला, ये मान लो क्लोरीन है। अब इसका IUPAC नेमिंग क्या करेंगे? IUPAC नेमिंग क्या करेंगे, थोड़ा सा बताना मुझे, जल्दी जल्दी से IUPAC नेमिंग कर लो, वीडियो पॉज करो, IUPAC नेमिंग करो। बहुत बच्चों को IUPAC में ही प्रॉब्लम होगा। सो दिस इज सिंपल, बहुत सिंपल है। दिस व्हाट? इथाइल क्लोराइड। देखो, दिस व्हाट? इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम इज इथाइल क्लोराइड, बट IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरो इथेन। दिस विल बी क्लोरो इथेन, सॉरी, क्लोरो इथेन। ठीक है। अब तुम बोल रहे होगे सर 1 पे क्यों नहीं दिया क्लोरो, ये वाला है ना सर, ये नंबरिंग कीजिए 1 और 2, 1 पे क्लोरो क्यों नहीं दिया, 1 क्यों नहीं लिखा आपने, 1 क्लोरो इथेन क्यों नहीं लिखा? तो मैं बोलूँगा मुझे 2 क्लोरो इथेन बना कर दिखाओ। क्या पॉसिबल है 2 क्लोरो इथेन? मतलब ये क्लोरीन को अगर इधर रखोगे, अगर ये क्लोरीन इधर इस कार्बन पे होता तो हम लोग नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते, तो अगेन वो 1 क्लोरो ही होता। दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं 1 या 2 का यहाँ पे, इसलिए हमने क्या लिखा, मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 1 और 2 एग्जिस्ट करे, इसलिए हमने क्लोरो इथेन बस लिखा। हाँ, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई कंपाउंड होता, मान लो ये कंपाउंड होता, मान लो, अभी इसका IUPAC नेमिंग क्या होता? तो इसको हम लोग, ये कार्बन चेन है 1 2 3, इस कार्बन को 1 बोलते, क्यों? क्योंकि इससे जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है इसको मिनिमम नंबर देना है हमें। सो हम लोग यहाँ पे बोलते 1 क्लोरो, 3 कार्बन है, प्रोप, एंड कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सो ANE, प्रोपेन, ये बोलते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि 2 का पॉसिबिलिटी, अगर ये क्लोरीन इस जगह पे होता तब तो 2 पे होता ना, 2 पे होता है, इसलिए 1 और 2 पॉसिबल है, इसलिए हमने बता दिया 1 पे होगा ना, 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है। बट इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में देखो, ये क्लोरीन जो है कार्बन नंबर 1 2 हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ये क्लोरीन यहाँ पे होता तो ये वाला 1 होता, अभी यहाँ पे है तो 1 होता, मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी क्लोरीन का कार्बन नंबर 1 पे ही है। दैट्स वाई हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। खैर
ये सब बहुत बेसिक चीज़ है जो क्लास 11 में मैंने बताया था। यहाँ पे मैं हर बार रिपीट नहीं करूँगा वरना बहुत ही टाइम वेस्ट होने वाला है स्टूडेंट्स। अब इसका नाम क्या होगा? दिस इज़ वेरी सिंपल, 1 2 3, ये हमारा चेन हुआ 1 2 3, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन एसो, 3 कार्बन एसो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इथेन, 2 ब्रोमो इथेन, 2 ब्रोमो इथेन। ठीक है, इसमें इसका नाम बताओ क्या होगा? लॉन्ग चेन क्या है? तो ये वाला लॉन्ग चेन है, ये भी पकड़ सकते हो या फिर ये वाला भी पकड़ सकते हो, एक ही बात है।